हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मसल मेड 101। तो पिछली वीडियो में हमने विसरल, पेराइटल और रेफर्ड पेन की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली थी। तो अब हम इस वीडियो में कुछ कंडीशंस देखेंगे जिनका पेन लोअर बैक एरिया में रेफर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंडीशन हम देखेंगे वो है पैनक्रियाटाइटिस। तो पैनक्रियाटाइटिस का मतलब है पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन। पैनक्रियाज जो है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की साइड प्लेस्ड है, हमारे स्टमक से पीछे की साइड प्लेस्ड है। तो ये रेट्रोपेरिटोनियली प्लेस्ड स्ट्रक्चर है जो कि हेट्रोक्राइन स्ट्रक्चर है, मतलब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन करता है। एंडोक्राइन फंक्शन जो है इसका वो आपको पता है कि यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस होते हैं और यहाँ पे ये जो सेल्स होते हैं हमारे अल्फा और बीटा सेल्स, ये रिलीज करते हैं हमारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है, डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो ये जो सेल्स हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हमारे हार्मोन्स रिलीज करेंगे, इसीलिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके अलावा इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है जो कि ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करता है पैनक्रियाटिक डक्ट में। ठीक है, और पैनक्रियाटिक डक्ट से फिर जब ये पैनक्रियाटिक जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे हमारा जो भी फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स है, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है। यहाँ पे एसिनार सेल्स होते हैं, ये हमारे एसिनार सेल्स हैं जो कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं। तो ये वो एसिनार सेल्स होते हैं। तो पहले हम इटियोलॉजी देख लेते हैं, कॉजेस देख लेते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के। उसके बाद हम थोड़ी देर में वापस यहाँ पे आते हैं। तो जो मेन कॉज है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का वो है गॉलस्टोन्स या फिर कॉलिथियासिस या फिर इथेनॉल ओवर यूज या अल्कोहल अब्यूज। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे 80% से ज़्यादा या 80% केसेस ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। उसके अलावा जो भी कॉजेज हैं वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में या फिर रेयर है। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, कुछ ड्रग्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, स्टेरॉइड्स या फिर एंटी सीजर ड्रग्स जैसे कि वैल्परोइक एसिड या फिर डायूरेटिक्स, इनकी वजह से भी रेयर होता है लेकिन हो सकता है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। कुछ प्रोसीजर के बाद हो सकता है, जैसे कि एब्डोमिनल सर्जरी के बाद हो सकता है या फिर कोई भी एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन के बाद एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। उसके अलावा ऑटो इम्यून कॉजेज हो सकते हैं, एम्पुलरी स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है। एम्पुलरी स्टेनोसिस वही मैंने बोला, ये हमारा एम्पुला है और ये यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई है। तो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज होगा तो इसकी वजह से भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। उसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया, कंजेनाइटल एनोमलीज, वेस्कुलाइटिस, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स और इंसेक्ट बाइट की वजह से भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज याद करने का एक एक्रोनिम होता है गेट स्मैश्ड। ठीक है, तो उससे आपको ये सीरीज में याद रहेंगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं पैनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के। अब इनमें से कुछ कॉजेज जो हैं उनकी वजह से ये जो पैनक्रियाटाइटिस है ये क्रॉनिक हो सकता है। तो ये जो कॉजेज यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के लिए है। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्यूमर और क्रॉनिक किडनी डिजीजेस की वजह से क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। अब क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का भी मेन कॉज जो होता है वो होता है इथेनॉल अब्यूज। इथेनॉल के अलावा हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया या फिर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। और कुछ ड्रग्स की वजह से भी क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से भी क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है और कंजेनाइटल कंडीशंस की वजह से भी क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। अब हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जिससे आपकी जो भी कॉजेज हैं इन कॉजेज की वजह से कैसे पैनक्रियाज में जो है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमने पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर बना रखा है जो कि स्टमक के पीछे होता है। तो स्टमक के पीछे से अभी ये निकाल के यहाँ पे रखा है और ये जो हमारा है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो पैनक्रियाज में मैंने कहा दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक अल्फा और बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज कर रहे हैं डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और एक होते हैं हमारे पैनक्रियाटिक एसिनार सेल्स। ठीक है, जो कि रिलीज करते हैं
कुछ एंजाइम्स जो कि जरूरी होते हैं हमारे फूड डाइजेशन के लिए। तो ये जो भी रिलीज करेंगे ये हमारे पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर रिलीज करेंगे। लाइपेज फैट ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोटीएज प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करने के लिए। प्रोटीएज हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ये प्रोटीएज, यही प्रोटीन जो है हमारे इन एसिनार सेल्स में भी है, पैनक्रियास का जो पूरा स्ट्रक्चर है सारे सेल्स में प्रोटीन है, तो ये प्रोटीएज अगर यहीं रिलीज हो जाता है तो ये जो एसिनार सेल्स है उनको डैमेज कर सकता है। इसीलिए जो ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं ये जाइमोजेंस के फॉर्म में रिलीज होते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है इनका। अभी जो जाइमोजेंस होते हैं ये वेसिकल्स में पैक्ड होते हैं, ठीक है, वेसिकल्स में पैक्ड होते हैं और इनके बाहर प्रोटीएज इनहिबिटर लगा होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीएजेस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। तो जो प्रोटीएज यहाँ पे रिलीज होते हैं वो होते हैं हमारे ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। तो ये ट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है इन प्रोटीएजेस का। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं और ये जो वेसिकल्स हैं इनके बाहर प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं, तो ये प्रिवेंट करते हैं इन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीएजेस को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। अब ये जो जाइमोजेंस है जब ये पैनक्रियाटिक डक्ट में जाते हैं और पैनक्रियाटिक डक्ट से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे ट्रिप्सिनोजन है आपका वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो भी अब उसका डाइजेशन का काम है वो कर सके। तो अगर ये जो ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में पैनक्रियास के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है तो ये पैनक्रियाटिक एसिनार सेल्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये पैनक्रियाटिक एसिनार सेल्स को अगर डैमेज करेगा और यहाँ पे जो आसपास का वेस्कुलेचर है उसको डैमेज कर देगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने लगेगी और ज्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यहाँ पे आएंगे। तो इसकी वजह से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है जब भी किसी भी रीजन की वजह से ये जो हमारे जाइमोजेंस है ये ज्यादा से ज्यादा रिलीज होने लगते हैं और रिलीज होने के बाद जो इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म में पैनक्रियास के अंदर ही कन्वर्ट होने लगता है। तो इस कंडीशन में पैनक्रियास के जो एसिनार सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं और जो हमारे ब्लड में लाइपेज है उसका लेवल बढ़ने लगता है और अमाइलेज का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। तो अब कुछ कॉजेज जो हमने यहाँ पे देखे थे उनमें से मेन जो दो कॉजेज थे वो थे गॉलस्टोन और इथेनॉल रिलेटेड कॉजेज, मतलब अल्कोहल अब्यूज। तो जब भी अल्कोहल अब्यूज होता है तो जो हमारे जाइमोजेंस है वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होते हैं। जाइमोजेंस जब ज्यादा से ज्यादा रिलीज होंगे तो यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक फ्लूइड है वो थिक हो जाएगा, तो बीच बीच में ये जो डक्ट है हमारी वहाँ पे प्लग्स बनाने लगेगा कुछ, और प्लग बनाने के बाद ये जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे जो जाइमोजन है वो एक जगह पे इकट्ठा होने लगेंगे। सिमिलरली गॉलस्टोन में मैंने बोला गॉलस्टोन आके इस डक्ट को ऊपर से आके इस डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर वो इस डक्ट को ब्लॉक कर देंगे तो सेम यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक जूस अब आगे आ रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा और पीछे इकट्ठा होने लगेगा और प्लग्स बनाएगा कुछ, जिन प्लग्स की वजह से अब ये जो जाइमोजेंस है ये यहीं पे ही जो सेल के अंदर लाइसोसोम्स होता है उनके साथ मिलके जो इनके अंदर ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर जो पैनक्रियास के खुद के सेल्स है उन्हीं को डैमेज करने लग जाता है, तो ऑटो डाइजेशन करने लग जाता है खुद के सेल्स का। और ये जो फ्लूइड का बिल्डअप है इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेंशन होने लगता है और इसी डिस्टेंशन की वजह से जो पेन है, मैंने बोला था कि जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें डिस्टेंशन अगर होगी, इन्फ्लेमेशन अगर होगी तो हमको विसरल और पेराइटल पेन फील होगा। तो इस डिस्टेंशन की वजह से पेन फील होगा और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे और ज़्यादा साइटोकाइंस आएंगे और ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आएंगे इस इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने के लिए। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के। तो मेन जो क्लिनिकल फीचर होता है पैनक्रियाटाइटिस का वो होता है एपिगैस्ट्रिक पेन, और ये पेन जो है वो रेफर हो सकता है हमारे एपिगैस्ट्रियम से साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड हाइपोकॉन्ड्रियम में, और
बैक में रेफर हो सकता है। बैक में कैसे रेफर होगा वो मैंने आपको बताया था। तो जो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व निकल रही थी हमारी, वो निकल रही थी T5 से लेकर T9 तक, ठीक है। तो T9 से T5 तक ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व के फाइबर आ रहे थे और इसी पाथ में हमारे एफरेंट फाइबर जा रहे थे पैनक्रियास से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में। तो इन लेवल में जो है पैनक्रियास का रेफर्ड पेन होगा मिड थोरैसिक रीजन में। सो पैनक्रियास का पेन हमारा मिड टू लोअर थोरैसिक रीजन में हो सकता है रेफर। इसके अलावा पैनक्रियास अगर ऊपर डायफ्राम को इरिटेट करने लगे तो पैनक्रियास का पेन हमारे शोल्डर में भी रेफर हो सकता है। इसके अलावा हमको एब्डोमिनल गार्डिंग पेशेंट में देखने को मिल सकती है, मतलब जब हम पाल्पेट करेंगे तो एब्डोमिनल मसल वहाँ पे टेंस हो जाएगी जहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा पोस्ट प्रैंडियल नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब खाना खाते ही उल्टी जैसा लगता है पेशेंट को। और कुछ एग्जामिनेशन में चीज़ें हैं जो उस टाइम हम पेशेंट में देख सकते हैं, जो कि है टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, फीवर, हाइपोटेंशन और जॉन्डिस भी, ठीक है। जॉन्डिस भी पेशेंट में देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है हमारी कॉमन बाइल डक्ट की। इसके अलावा आ जाता है ग्रे टर्नर्स और कोलेन साइन। ये दोनों साइन स्पेसिफिक नहीं है पैनक्रियाटाइटिस के लिए, ये और भी कंडीशंस में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो इंटरनल ऑर्गन्स में अगर ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीड जो है वो जो हमारा फेशिया है उनके अराउंड, उससे थोड़ा बाहर निकल के सबक्यूटेनियस टिश्यूज में आने लगता है। तो जो हमारा बाहर से हमको यहाँ पे ब्रूजिंग देखने को मिलती है हमारे फ्लैंक रीजन में, तो अगर फ्लैंक रीजन में ब्रूजिंग होती है तो उसको हम ग्रे टर्नर साइन बोलते हैं। और अगर पेरी अम्बिलिकल मतलब अम्बिलिकस के अराउंड ब्रूजिंग होती है तो उसको हम कोलेन साइन बोलते हैं। तो जो हमारा ट्रांसवर्सैलिस फेशिया है और जो हमारे फ्लैंक के अराउंड जो फेशिया है वहाँ से ये ब्लीडिंग बाहर निकलने को लगती है। तो ये ब्लीड हमको और भी कंडीशंस में देखने को मिल सकता है। ट्रोमैटिक कंडीशंस में तो देखने को मिल ही सकता है, और भी नॉन ट्रोमैटिक कंडीशन में हमको देखने को मिल सकता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है पैनक्रियाटाइटिस के लिए, और ये सिवियर केसेस में देखने को मिलता है। अगर हमको ये देखने को मिल रहा है तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये कुछ केसेस थे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में, आपको कुछ जो क्लिनिकल फीचर्स थे वो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में आपको देखने को मिलेंगे। अब यही अगर क्रॉनिक हो जाता है तो आपको माल नरिशमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब पैनक्रियास जो है वो अपने एंजाइम्स रिलीज नहीं कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो हमारी बॉडी में फैट है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। पैनक्रियास लाइपेज रिलीज कर रही थी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब अगर फैट का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेंगे, और वो सर्कुलेट नहीं करेंगे तो हमको डेफिशिएंसी हो जाएगी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की, विटामिन A, D, E, K। और उसके अलावा पोस्ट प्रैंडियल नोजिया और वॉमिटिंग की वजह से जो पेशेंट है अपना खाना बहुत ही कम कर देता है, और इसीलिए सीवियर वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है हमको इन पेशेंट में। सार्कोपीनिया हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी में जो मसल है उनकी एट्रोफी होने लगती है, मसल मास कम होने लगता है। ओल्डर पेशेंट्स में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी देखने को हमें मिल सकती है। अगला रीजन है पेरिफेरल और सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। तो फर्स्ट वीडियो में हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था कि पेरिफेरल और सेंट्रल सेंसिटाइजेशन क्या होता है। तो जैसे कि जो एफरेंट फाइबर्स हैं इनके, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सोमैटिक जो नर्व्स है हमारी, उनके साथ ही साइनेप्सिस बना रहे हैं हमारे, जो हमारी ब्रेन की तरफ को सिग्नल लेके जा रहे हैं। तो अगर ये बार बार जो पेन सिग्नल्स है ये भेजते रहेंगे तो जो हमारी स्पाइनल नर्व्स है, सोमैटिक नर्व्स है, वो सेंसिटाइज हो जाएगी इस पेन सिग्नल से। तो हमको बॉडी में और जगहों पे पेरिफेरल स्ट्रक्चर जो है हमारे, उन जगहों पे हाइपरएल्जेसिया और एलोडाइनिया भी देखने को मिल सकता है ड्यू टू दिस फिनोमेनन। और जो हमको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिल सकती है वो है स्टियाटोरिया। मतलब अब जो फैट है वो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो फैट जो है हमारे स्टूल में पास होने लगेगा। इसीलिए जो स्टूल का कलर है वो बहुत ही पेल होगा, ग्रीजी होगा और फ्लोट कर रहा होगा, और फ्लश करने में बहुत दिक्कत आती है इसको। तो ये जो बाद के कॉजेज मैंने लिखे थे ये मेनली क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के लिए हैं, और ये ज़्यादातर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में आपको देखने को मिलेंगे क्लिनिकल फीचर्स। अब इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन हम देख लेते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं पैनक्रियाटाइटिस के लिए।
तो सबसे पहले एपिगैस्ट्रिक पेन अगर पेशेंट में प्रेजेंट है तो हम लाइपेज टेस्ट करते हैं पेशेंट का। लाइपेज अगर 3 टाइम्स अपर लिमिट नॉर्मल जो है लाइपेज की उससे ज़्यादा आता है तो हम एक्यूट पैनक्रेटाइटिस कंफर्म करते हैं। अपर लिमिट जो होती है लाइपेज की, मतलब नॉर्मल रेंज जो होती है वो 0 to 160 यूनिट्स पर लीटर होती है, तो उससे ज़्यादा अगर आता है तो हम इसको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप फर्दर स्टडीज़ यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि एक्सरे, सीटी, अल्ट्रासाउंड, बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड करने के लिए या बाकी चीज़ों के बारे में स्टडी करने के लिए कि अगर मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व है तो। अब अगर लाइपेज जो है वो नॉर्मल आता है, जब ये क्रॉनिक हो जाएगी कंडीशन तो जो हमारे मैंने यहाँ पे बोला था कि जो सेल के नंबर्स हैं वो कम होने लगेंगे, तो लाइपेज भी कम रिलीज होगा और लाइपेज नॉर्मल आएगा। तो तब हम जाके फर्दर स्टडीज करते हैं, जैसे कि सीटी, एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे में हमको कैल्सिफिकेशन दिख सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अल्कोहल अब्यूज की वजह से बार बार एसिनर सेल्स में इंजरी हो रही थी, तो जो हमारे पैनक्रियास के स्टिलेट सेल्स है वो यहाँ पे एक फाइब्रोटिक स्ट्रक्चर्स का लेयर बिछाते हैं, ठीक है, उसको हील करने के लिए। तो ये फाइब्रोटिक लेयर यहाँ पे बढ़ती जाती है और वहाँ पे ये जो कैल्शियम है ये जाके अटैच होने लगता है और प्लग बनाने लगता है। तो ये जो हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट है वो और ज़्यादा नैरो होने लगती है, इसका और ज़्यादा स्टेनोसिस होने लगता है। तो ये जो कैल्सिफिकेशन है वो हमको एक्सरे में दिख सकता है। अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं, ERCP, MRCP कर सकते हैं। ERCP होता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। तो मतलब हम यहाँ से एक कैमरा डालते हैं, हमारे माउथ से एक कैमरा डालते हैं जो यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से हम कुछ कंट्रास्ट मीडियम रिलीज करते हैं पैनक्रियास के अंदर, डक्ट के अंदर, और फिर बाहर से फ्लोरोस्कोप से देखते हैं कि जो पैनक्रियास की डक्ट है वो कितनी ज़्यादा नैरो हो चुकी है। MRCP में भी हम सेम चीज़ें देखते हैं, ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। बस फ़र्क ये है दोनों में कि MRCP हम सिर्फ डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ERCP हम डायग्नोसिस प्लस थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमने यहाँ पे कैमरा डाला और हमने यहाँ पे कुछ स्टोन्स देखे हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो हम उसको निकाल भी सकते हैं यहाँ से। तो ये डायग्नोस्टिक प्लस थेरेप्यूटिक प्रोसीजर दोनों हैं। उसके अलावा हम स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, स्टूल में फैट की क्वांटिटी हम चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया सारी चीज़ें एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। तो अब इसमें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका क्या रोल है? तो अब जो प्रेवलेंस है पैनक्रियाटाइटिस का वो 5 to 80 है इन एवरी 1 लाख पीपल। तो प्रीटी मच हायर प्रेवलेंस है पैनक्रियाटाइटिस का। तो हो सकता है बैक पेन लेके पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट आपके पास आए, हो सकता है कि वो जो एपिगैस्ट्रिक पेन है उसको इग्नोर कर रहा हो, या फिर हो सकता है जो प्रोमिनेंट पेन पेशेंट में हो रहा है वो बैक पेन हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन पेशेंट को इतना फील नहीं हो रहा। तो इन पेशेंट में आप क्या क्या कर सकते हो वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पेशेंट में देखने को मिल रही है, हिस्ट्री टेकिंग में सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये पेशेंट में आपको देखने को मिल रहे हैं, और कुछ साइंस और सिम्टम्स जो मैंने बताया वो आप पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसको रेफर करोगे किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास। और इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, इन पेशेंट्स में जो स्पाइनल एक्सटेंशन है वो आपको लिमिटेड मिलेगी, क्योंकि जो आगे के स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे जो फेशिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो रखी होगी, फाइब्रोसिस हो रखी होगी, तो जो एक्सटेंशन है स्पाइन की वो लिमिटेड होगी। जो आपकी स्पाइनल एक्सटेंसर मसल्स हैं हो सकता है उनमें स्पाज्म हो, तो आप हॉट पैक सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को उस स्पाज्म को कम करने के लिए। और इसके अलावा कुछ न्यूअर टेक्निक्स हैं ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन में, जिसमें हम विसरल ऑर्गन्स के बाहर जो फेशिया है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जिससे कि जो ऑर्गन्स है उनमें जो टेंशन है वो कम हो जाती है। तो इसमें भी आप आगे और पढ़ सकते हैं कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं इस कंडीशन में। इसके अलावा कुछ पोजीशंस है जिसमें ये जो पेन है वो कम हो जाता है, जो पेशेंट को खुद से पता होती है, या फिर आप पेशेंट को बता सकते हैं जब तक पेशेंट आगे डॉक्टर को रेफर करता है। तो आप पेशेंट को नी टू चेस्ट वाली पोजीशन बता सकते हैं, या फिर ट्राइपॉड सेटिंग बता सकते हैं जब भी पेशेंट को ये वाला पेन फील होता है। ये पेन भी जैसे कि मैंने आपको विसरल पैराइटल पेन बताया था, कॉलिकी होगा। अगर अभी इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं है तो डल होगा, पुअरली लोकलाइज्ड होगा। और अगर पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो अब इरिटेट होती है तो इसमें सिवियर शार्प पेन हो सकता है पैनक्रियाटाइटिस का।
तो उसको रिलीफ करने के लिए ट्राइपॉड सिटिंग, नी टू चेस्ट पोजीशन आप बता सकते हो, और लेफ्ट साइड लाइन में नी टू चेस्ट पोजीशन आप पेशेंट को बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप आईपीडी में पेशेंट को देख रहे हो जो ऑलरेडी डायग्नोज्ड है पैनक्रियाटाइटिस से, तो आप इसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी अच्छे से करोगे, क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस में जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चेस्ट पीटी आपको अच्छे से करनी है इन पेशेंट्स में। और कभी कभार कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती है इन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, जो पैनक्रियाज है ढंग से काम नहीं कर रही है, जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स है वो ढंग से रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो इन पेशेंट में डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होगी। तो आप अगर पेशेंट आपको बोलता है कि हम ये खा सकते हैं, ये खाने के लिए दे दो या फिर पीने के लिए, तो आप पानी के लिए भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करोगे या जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे कंसल्ट करोगे, उनसे पूछोगे कि इनको ये दे सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा आप पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं एक्सरसाइजेस के लिए कि क्यों एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। उनको माल एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको बताना है कि अगर आप मूव नहीं करेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये जो बाकी एलिमेंट्री कैनाल का काम है वो सप्रेस ही रहेगा। तो मूवमेंट ज़रूरी है माल एब्जॉर्प्शन को थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है ज़्यादा दिन तक बेड पे रहने से और माल एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो अगर वेट बेयरिंग रहेगी और एक्सरसाइजेस जॉइंट्स के अराउंड होती रहेगी तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी कम है। तो पोस्ट डिस्चार्ज जो आप एजुकेशन देते हो पेशेंट को, उसमें आप ये ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आईसीयू में अगर आप पेशेंट को देख रहे हो तो जनरली जो एब्डोमेन एरिया है कभी कभार एक्सपोज हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करा रहे हो या फिर पोजीशनिंग करा रहे हो। तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में मैंने दो चीज़ें बताई थी, ग्रे टर्नर्स साइन और कुलेन साइन। तो ये मैंने बोला था कि सिवियर केसेस में देखने को मिल सकते हैं जिसमें ब्लीडिंग हो रही है और इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको ये पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, ब्रूजिंग देखने को मिल रही है फ्लैंक एरिया में या फिर पेरी एम्बिलिकल एरिया में, तो आप तुरंत ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे या नर्सिंग स्टाफ को इन्फॉर्म करोगे इसके बारे में, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितनी जल्दी ये पता चले उतना बेटर होता है। उसके अलावा हमने एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी, सार्कोपीनिया, मतलब मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है पैनक्रियाटाइटिस में। तो जिन पेशेंट में मसल लॉस ज़्यादा हो रहा है, सार्कोपीनिया की प्रॉब्लम है, तो उनमें आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कराओगे। ज़्यादा एक्सरसाइज कराने से मसल लॉस और बढ़ सकता है। तो आप मॉडरेशन में एक्सरसाइजेस कराओगे सार्कोपीनिया के लिए। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था कि पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स डैमेज हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो हमारे अल्फा और बीटा सेल्स हैं ये भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो जो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है या डायबिटीज़ है भी, तो इनके डैमेज होने की वजह से अब डायबिटीज़ इंड्यूस हो सकती है। तो जो एक्सरसाइजेज आप डायबिटीज़ के पेशेंट को सजेस्ट करते हो, एरोबिक एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, वो आप इन पेशेंट में सजेस्ट कर सकते हो डायबिटीज़ के लिए। अब हमने पैनक्रियास देख लिया, तो पैनक्रियास के आसपास के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देख लेते कि उनके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं और उनका रेफर्ड पेन कहाँ कहाँ पे फील होगा आपको। तो यहाँ पे पैनक्रियास की प्रॉक्सिमिटी में लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो इनकी कंडीशंस जो है उनका रेफर्ड पेन भी आपको ऑलमोस्ट आसपास के एरिया में होगा। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, ये हमारा लिवर है। लिवर से आती है हमारी लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट। फिर गॉल ब्लैडर से जो भी आता है वो जाता है हमारे सिस्टिक डक्ट के थ्रू आगे। ये हमारी सिस्टिक डक्ट, और ये तीनों आके मिलते हैं हमारे कॉमन बाइल डक्ट में। तो हमारे पास है राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। और फिर यहाँ से यहाँ पे हमारा पैनक्रियास था, ठीक है। पैनक्रियास से मैंने बोला यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट है जो आके मिल जाएगी हमारी कॉमन बाइल डक्ट के साथ। तो ये हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये एम्पुला वेटर है और यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, ठीक है, जहाँ से ये सारा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे जूसेस आएंगे ड्यूडेनम में। तो अब अगर गॉल ब्लैडर के अंदर कोई भी स्टोन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉलिथियासिस। कॉले मतलब गॉल ब्लैडर और लिथ मतलब स्टोन। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से गॉल ब्लैडर का फंक्शन
हैम्पर हो सकता है, और इसकी वजह से जो पेन होता है वो कॉलिकी पेन होता है। कॉलिकी पेन जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरमिटेंट होता है, आता जाता रहता है वेव्स में। उसके अलावा ये भी जब हम फैटी फूड्स खाते हैं, फैटी फूड्स खाने के बाद बर्स्ट हो जाता है। सेम पैनक्रियाटाइटिस में भी था, मैं बताना भूल गया कि जब हम फैटी फूड्स खाते हैं तो तब जो पेन है वो बढ़ सकता है। तो इसमें भी कॉलिथियासिस में भी फैटी फूड्स खाने के बाद पेन बढ़ जाता है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर है वो एंजाइम्स रिलीज करता है फैट इमल्सिफिकेशन के लिए। अब इसका जो पेन होता है वो हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, और जो इसका पेन रेफर होता है वो भी हमारे बैक एरिया में राइट साइड को ही होता है, और अपर रीजन में होता है, मतलब लोअर बैक से थोड़ा सा ऊपर पेन होता है मिड थोरैसिक रीजन में। और ये जो पैनक्रियास था, पैनक्रियास का पेन भी थोड़ा बहुत मिड लाइन से लेफ्ट साइड की तरफ को रेफर हो सकता है। ऐसे ही गॉल ब्लैडर का पेन मिड लाइन से थोड़ा सा राइट साइड की तरफ को रेफर हो सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉलसिस्टाइटिस। तो सिस्ट मतलब हमारी सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो सिस्टिक डक्ट में जब इन्फ्लामेशन होगी तो उसको हम बोलते हैं कॉलसिस्टाइटिस। तो ये इन्फ्लामेशन कैसे हो सकती है? जैसे ही यहाँ पे जो स्टोन है गॉल ब्लैडर में, ये जब स्टोन यहाँ से डिसलॉज होके सिस्टिक डक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं कॉलसिस्टाइटिस। इसमें जो पेन होता है वो कांस्टेंट होता है, कॉलिकी टाइप नहीं होता। ज्यादातर जो पेन होता है कांस्टेंट होता है, और इसमें फीवर भी हो सकता है, और WBC लेवल जो है वो रेज हो जाते हैं। और इसमें हम क्लिनिकली पॉजिटिव मर्फी साइन जो है वो एलिसिट कर सकते हैं, जिसमें जो क्लिनिशियन है वो अपर क्वाड्रेंट में अपना हाथ प्लेस करता है और थोड़ा सा प्रेशर लगाता है और पेशेंट को बोलता है इंस्पिरेशन करने के लिए। तो जैसे ही पेशेंट इंस्पिरेशन करता है डायफ्राम नीचे आता है, और जब गॉल ब्लैडर जो कि ये जो सिस्टिक डक्ट है ये इन्फ्लेम्ड है, ये नीचे आके जहाँ पे थेरेपिस्ट का हाथ है वहां पे आके लगती है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होता है। वैसे भी ऑलरेडी अगर कॉलसिस्टाइटिस होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंडरनेस होगी और एब्डोमिनल गार्डिंग प्रेजेंट होगी, और मर्फी साइन की स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको पेशेंट में देखने को मिलता है तो जो गॉल ब्लैडर की और लिवर की कंडीशंस है, हो सकता है पेशेंट में ये प्रेजेंट हो। इसका पेन भी राइट अपर क्वाड्रेंट में ही हमको फील होगा, और इसका भी पेन जो है वो बैक एरिया में रेफर हो सकता है। अब इसके बाद आता है कॉलीडोकोलिथियासिस, ठीक है। तो डोको मतलब कॉमन बाइल डक्ट। तो अब जो ये इन्फ्लेमेशन है ये अगर बाइल डक्ट में होती है, कॉमन बाइल डक्ट में होती है, अगर ये जो स्टोन है अब यहाँ तक आ जाता है और इस एरिया में जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉलीडोकोलिथियासिस, जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हमको पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें फीवर और WBC रेज हमको नहीं मिलेंगे पेशेंट में देखने के लिए, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये जो लिवर का सिक्रीशन है वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर बैकअप होता रहेगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस आपको देखने को मिलेगा। इक्टेरस प्रेजेंट होगा पेशेंट में, और जो स्किन है वो भी येलो हो सकती है। अब लास्ट कंडीशन जो लिखी हुई है वो है कॉलेंजाइटिस, जो कि सबसे सीवियर है इन चारों में से। इसमें इस इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉलेंजाइटिस, जिसमें हमको चारकोट्स ट्रायड देखने को मिलता है, जिसमें हमको फीवर, जॉन्डिस और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलता है। इसमें फीवर हमको मिलेगा इन्फेक्शन की वजह से, और जॉन्डिस हमको देखने को मिलेगा फ्लूइड बिल्डअप की वजह से, बैकअप होने की वजह से, और राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा। तो इन चारों का ही पेन हमको राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा। तो ये इमरजेंसी की कंडीशन है। अगर ये आपको किसी भी पेशेंट में देखने को मिलती है कहीं पे भी, तो आपको तुरंत इसको रेफर करना है डॉक्टर के पास। अब गॉल ब्लैडर के बाद आता है लिवर, ठीक है। तो लिवर की पैथोलॉजीज जो होती हैं, लिवर सिरोसिस जैसे हो गया, लिवर एब्सेस हो गया, इनकी वजह से भी रेफर्ड पेन जो हो सकता है वो हमारे बैक रीजन में जा सकता है, और शोल्डर में भी जा सकता है, गॉल ब्लैडर से भी जा सकता है, पैनक्रेटाइटिस से भी जा सकता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन अगर लिवर पैथोलॉजीज अगर होंगी पेशेंट में, तो जो बेसिक क्लिनिकल फीचर्स है वो हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं लिवर पैथोलॉजी अगर पेशेंट में देखने होगी, तो जो हम देख सकते हैं पेशेंट में। तो क्लिनिकल फीचर्स जो हम देख सकते हैं वो हो सकता है जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हमारे बाइल डक्ट में। उसके अलावा नॉजिया, वॉमिटिंग, एसाइटिस हो सकता है हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, पीडल एडिमा हो सकता है हमारा, फटीग हो सकता है क्योंकि लिवर जो है वो हमारा हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है और कम हो सकते हैं लिवर पैथोलॉजीज में,
जनरलाइज्ड वीकनेस हो सकती है हमारी बॉडी में। इसके अलावा हिपैटोमेगाली आप चेक कर सकते हो पेशेंट में, जो हम परकशन करते हैं, हम डायग्नोस्टिक परकशन चेस्ट के अराउंड, तो हम फील कर सकते हैं अगर लिवर जो है वो और ऊपर को आ रखा होगा, हिपैटोमेगाली हो सकती है तो साउंड सुन के। इसके अलावा राइट शोल्डर पेन हो सकता है पेशेंट को, राइट साइड जो लिवर और गॉल ब्लैडर पैथोलॉजिस्ट का पेन है वो रेफर होगा। कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ। टेंडरनेस होगी हमारी राइट अपर क्वाड्रेंट में, पेन होगा हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में, और वेट लॉस हो सकता है पेशेंट में क्योंकि जो लिवर है हमारा वो मेन ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म के लिए, तो अगर लिवर इफेक्टेड होगा तो सीवियर वेट लॉस हो सकता है। तो अब एक बार रेफर्ड पेन देख लेते हैं राइट शोल्डर में कैसे होगा इसका। तो लिवर का हमने देखा कि राइट साइड शोल्डर में पेन हो सकता है, और मिड थोरैसिक रीजन में इसका पेन रेफर हो सकता है राइट साइड की तरफ को। तो हमारी फ्रेनिक नर्व होती है जो कि मोटर और सेंसरी सप्लाई करती है हमारी डायफ्राम को, जो C3, C4 और C5 से आती है, और ये फ्रेनिक नर्व हमारे डायफ्राम को इनर्वेट करती है। डायफ्राम के नीचे ही होते हैं हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जिसमें क्या आता है हमारे लिवर और गॉल ब्लैडर। तो मान लेते हैं ये राइट साइड है, यहाँ पे हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर है। तो अगर इनमें कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी, इनमें कोई भी पैथोलॉजी होगी, तो ये इरिटेट करेंगे हमारे डायफ्राम में, ठीक है। डायफ्राम को इरिटेट करेंगे तो जो एफरेंट फाइबर्स है हमारे C3, C4 और C5 के, वो इस सिग्नल को लेके जाएंगे इन लेवल में, ठीक है। ये सिग्नल जो है ऊपर जाएगा। अब C3 और C4 से ही हमारी सोमैटिक स्पाइनल नर्व्स निकलती है, जैसे कि सुप्रा क्लैविकुलर नर्व। तो सुप्रा क्लैविकुलर नर्व हमारे राइट शोल्डर के अराउंड का जो स्किन एरिया है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। तो इस एरिया को सप्लाई करती है हमारी सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, ठीक है। सुप्रा क्लैविकुलर नर्व के जो रूट नर्व्स है वो C3 और C4 है, ठीक है। तो C3, C4 जब ये जो लिवर और गॉल ब्लैडर का जो पेन है ये लेके आते हैं, तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर चली जाती है सुप्रा क्लैविकुलर नर्व पे, और ये फिर जब सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है तो ब्रेन परसीव करता है कि हमारे राइट शोल्डर में जो है वो पेन हो रहा है, क्योंकि जो सिग्नल आ रहा है वो सुप्रा क्लैविकुलर नर्व के थ्रू आ रहा है, और सुप्रा क्लैविकुलर नर्व स्टिमुलेट हो रही है लिवर और गॉल ब्लैडर की वजह से। इसका जो मैकेनिज्म था मैंने आपको बताया था, दो थ्योरीज थी, कन्वर्जेंस प्रोजेक्शन और कन्वर्जेंस फैसिलिटेशन थ्योरी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अब हमने पैनक्रियाज देख लिया, लिवर देख लिया, गॉल ब्लैडर देख लिया। ऐसी स्टमक की कुछ कंडीशन जैसे कि गैस्ट्राइटिस, इनका पेन भी कभी कभार लोअर बैक एरिया में रेफर हो सकता है। अब हमने लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजीज जो भी हो सकती है हमने देख ली। और एक चीज मैंने बताई थी आपको कि इन तीनों में ही स्पाइन एक्सटेंशन जो है उसकी ROM कम देखने को मिल सकती है हमको कुछ पेशेंट में। अब इसके अलावा कुछ और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस भी हो सकती है जिनका पेन आपको इनकी तरह लगे, मतलब वो पेन इनको मिमिक करे, जिनका पेन हमको इन्हीं एरिया में फील हो रहा हो और थोड़ा बहुत एब्डोमिनल एरिया में पेन फील हो रहा हो। तो जो पोस्टीरियर जॉइंट सिंड्रोम होता है, जिसमें फेसेट जॉइंट की पैथोलॉजीज की वजह से हमको दर्द होता है, तो उनका पेन भी आपको, अगर थोरैसिक एरिया में फेसेट जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे तो उनका पेन भी आपको उस लेवल पे या उस लेवल से थोड़ा ऊपर या उस लेवल से थोड़ा नीचे फील हो सकता है। तो जो आपका थोरैसिक जॉइंट सिंड्रोम है वो मिमिक कर सकता है इसके रेफर्ड पेन के पैटर्न को। इसके अलावा जो रेक्टस एब्डोमिनस है आपकी, अपर रेक्टस एब्डोमिनस में अगर कोई ट्रिगर पॉइंट होता है तो उसका पेन भी आपको सेम ऐसे ही इसी रेफरल पैटर्न में मिल सकता है। अपर रेक्टस एब्डोमिनस में अगर कोई ट्रिगर पॉइंट होता है उसको प्रेस करने से जो पेन है वो लोअर स्कैपुलर रीजन, मतलब T7 के आसपास जहाँ पे इंफीरियर एंगल है स्कैपुला का, वहां से लेकर T10 तक ये पेन जा सकता है जैसे ही वो ट्रिगर पॉइंट को आप स्टिमुलेट करते हो जो हमारे अपर रेक्टस एब्डोमिनस में होता है। तो एब्डोमिनल पेन भी होगा और मिड बैक एरिया या लोअर बैक एरिया में पेन भी होगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो मिमिक कर सकती है आपके रेफर्ड पेन के पैटर्न को। आपको जो सारा हिस्ट्री टेकिंग है और क्लिनिकल फीचर्स है और एग्जामिनेशन है वो अच्छे से करनी है।